नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि मानव शरीर का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो ऑप्शन आपका दोस्तों 96.8 फ़ारेनहाइट, 98.8, 98.6, 96.6। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, 96.8 फ़ारेनहाइट। दोस्तों चलिए, अच्छा तो ये हो गया यदि 36 है। और मानव शरीर का सामान्य तापमान, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और 37 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने फ़ारेनहाइट होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसके पहले सुपरटेट में एक सवाल पूछा गया था सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में बताने के लिए, तो कुछ लोगों ने किताब में पढ़ा हुआ था तो 98.4 भी कहीं कहीं लिखा होता है, 98.6, 98.6 है दोस्तों। पर आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं आपको फार्मूला बता देता हूं कि मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए, तो देखिए C/5 इक्वल F-32/9। यही वो फार्मूला है दोस्तों जिससे हम सही सही तापमान का पता लगा सकते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में, और फ़ारेनहाइट है तो डिग्री सेल्सियस में। चलिए देखिए दोस्तों, हम आपको ये पता करके बताते हैं। देखिए यदि मानव शरीर का तापमान 36 है, 36 डिग्री सेल्सियस है, तो ये डिग्री सेल्सियस है, तो हम C की जगह क्या रखेंगे? 36 का मान रख देंगे। 36 डिग्री सेल्सियस अपान 5 इक्वल, ये क्या है? या फ़ारेनहाइट, यही हमको ज्ञात करना है, तो ये आपका यही रहेगा -32 ये रहेगा, और इसके अपान 9 हो जाएगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जब इक्वल होता है तो हम तिर्यक गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम 36 डिग्री सेल्सियस गुणे 9 करेंगे, और इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 5F, फिर इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और 5 का 32 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, अंत 15 और 1 16, 160। अब दोस्तों इसको आप चाहे तो पक्षांतर कर लीजिए या डायरेक्ट आप गुणा करके भी कर सकते हैं। चलिए हम इसमें पहले गुणा कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 9 छक 54, ये आपका आ जाएगा 324 बराबर 5F माइनस 160। अब इसको आप इधर कर लीजिए, इसको आप इधर कर लीजिए, इसी को पक्षांतर बोलते हैं दोस्तों। या फिर डायरेक्ट आप इसको यहाँ पे ले आइए, ठीक है। तो हम पक्षांतर करके आपको बता देते हैं, सरल रहेगा आपके लिए। 5 माइनस 160 बराबर 324, 9 छक 54, 4 हाथ से लगा 5, 9 त्रिक 27, 30 2 32। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हमको फ़ारेनहाइट याद करना है, तो फ़ारेनहाइट को रोक लेंगे, और ये 324 में 160 हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें हम इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 6 2 8 4, 484 हो जाएगा। अब 484 हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, F को रोक लेंगे, और 484 में 5 से भाग दे देंगे। तो हम जब भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 9 45, ठीक है, और 3 बचा, और ये हो जाएगा 34, तो 5 छक 30, 5 छक 30 हो जाएगा, और 0.45 40। तो देखिए दोस्तों ये इसका सही उत्तर है। एक चीज़ और दोस्तों, ये आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पे जाने के बाद जुड़ कैसे गया, ये वहाँ पे जाके भाग कैसे हो गया। देखिए मैं आपको बता दूं, जब भी हम, ये देखिए ये संख्या माइनस के साथ है, जब भी हम माइनस संख्या को पक्षांतर करते हैं तो पक्षांतर होने के बाद जुड़ती है, और जब यहाँ प्लस होता तब ये संख्या उधर जाकर घटती, इसलिए मैंने उधर जोड़ दिया। तो इस प्रकार हमने फ़ारेनहाइट को ज्ञात कर लिया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप भी टेम्परेचर का सही माप
कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? ऑप्शन अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव पाचन तंत्र में सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? ए अग्न्याशय, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत, डी ग्रशिका। तो मानव पाचन तंत्र में सबसे लंबा हिस्सा मैंने आपको कल भी बताया था, तो आपका बी ऑप्शन होगा, यानी छोटी आंत। सबसे लंबा हिस्सा क्या है? छोटी आंत। और सबसे बड़ा अगर पूछा जाएगा तो मैंने आपको बताया था यकृत, और इसकी लंबाई मैंने बताया था 6.5 मीटर से 7.5 मीटर। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, खाने का नमक किससे बनता है? ऑप्शन है कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, या मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, या कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, या मजबूत क्षार और कमजोर अम्ल से। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से नमक बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है? ऑप्शन है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय, या कोई नहीं। तो कल भी मैंने आपको बताया था ध्वनि की प्रकृति क्या होती है। ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य, इसकी प्रकृति क्या होती है? अनुदैर्ध्य होती है। और मैंने आपको बताया था कि ध्वनि सर्वाधिक गति ठोस में करती है, और निर्वात में वह नहीं गुजर सकती है, निर्वात में गति नहीं कर सकती है। और मैं आपको बता दूं कि ध्वनि मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से कम या बीच तक की आवृत्ति वाले ध्वनि को मानव सुन सकता है, सुन सकता है। और इसे हम क्या कहते हैं? श्रव्य। क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि कहते हैं, यानी मानव कान इसे सुन सकता है। ठीक है। और जिसे नहीं सुन सकता है उसे हम अश्रव्य ध्वनि कहते हैं, इसे मानव कान नहीं सुन सकता। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए करते हैं आदि, और भी जगह इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है कि बढ़ जाता है, कि पहले घटता है फिर बढ़ता है, कि अपरिवर्तित रहता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, यानी क्या होता है? घट जाता है। और वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? ऑप्शन है मस्तिष्क, फेफड़े, अस्थि मज्जा, या हृदय। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है सी, अस्थि मज्जा। जो है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए, ये लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है दोस्तों। और मस्तिष्क की बात मैं बता दूं, क्या है कि मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि होती है। क्या होती है? पीयूष ग्रंथि होती है, और इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसे हम
मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हृदय मैंने आपको बताया था कि मानव हृदय 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। लेकिन मेढक की अगर बात करें तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं या 3 कोष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था? मेंडलीफ, लेवोजियर, लोथारमेयर या न्यूलैंड्स? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? घनत्व मापी, आर्द्रता मापी, एनीमोमीटर, डॉप्सन? तो इसका सही उत्तर है बी, आर्द्रता मापी का उपयोग आर्द्रता को मापने के लिए करते हैं। अब क्वेश्चन आपका है दोस्तों, आप क्वेश्चन के ऑप्शन में एनीमोमीटर है और डॉप्सन भी है, तो मैं आपको एनीमोमीटर के भी बारे में बता दे रहा हूं कि हवा का मेघ, हवा का वेग, हवा का वेग मापने वाला यंत्र है। डॉप्सन की बात करें तो ओजोन के घनत्व को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, डॉप्सन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? ऑप्शन है तांबा, नाइक्रोम या सीसा या फिर टंगस्टन? तो आपका सही उत्तर है दोस्तों डी, टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है। और नाइक्रोम क्या होता है? हीटर में, हीटर में उपयुक्त होता है, हीटर में तार, हीटर में तार का उपयोग किया जाता है नाइक्रोम का। क्वेश्चन दोस्तों, सामान्यतः निषेचन होता है डिंब वाहिनी नली में या गर्भाशय में या योनि में या ग्रीवा में? इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, डिंब वाहिनी नली में निषेचन होता है। निषेचन का सही अर्थ क्या होता है दोस्तों? निषेचन का मतलब ये होता है जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है, या यूं कह लो शुक्राणु अंडाणु से संलयन होता है, शुक्राणु का अंडाणु से संलयन होता है, तो वह निषेचन कहलाता है और वह डिंब वाहिनी नली में होता है। है दोस्तों, ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है? ऑप्शन है SO2, CO2, CO या NO? ऑप्शन आपका ए सही है, SO2 से ताजमहल प्रभावित हो रहा है। क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन बम किस नाभ की अभिक्रिया पर कार्य करता है? ताप नाभ की संलयन या भारी जल अभिक्रिया या ताप नाभ की विखंडन या प्रजनक अभिक्रिया? तो सही उत्तर आपका है ए, ताप नाभ की संलयन पर हाइड्रोजन बम कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन या प्रकीर्णन या व्यक्तीकरण या फिर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर प्रकाशीय फाइबर का कार्य करता है। और कल मैंने पूछा था कि तारों का टिमटिमाना, ठीक है, किस पर कार्य करता है? तो वायुमंडल का पूर्ण अपवर्तन पे काम करता है। क्वेश्चन है दोस्तों, टीबी रोग संक्रमण होता है माइकोबैक्टीरियम से या स्टेफाइलोकोकस से या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से या स्ट्रेप्टोकोकस ट्यूबरक्लोसिस से? इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। और टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबर, और इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी और यह टीबी जीवाणु जनित रोग होता है। क्या होता है दोस्तों? जीवाणु जनित रोग होता है। क्वेश्चन है दोस्तों, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? कापर टिन जिंक या कापर लेड सिल्वर या कापर जिंक लेड या कापर आयरन निकेल? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, कापर टिन और जिंक से निर्मित
होता है। और आपको प्रतिशत बता दें, कॉपर जो होता है इसमें 88% होता है, टिन 10% होता है, ठीक है, और जिंक आपका 2% होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चेचक के लिए टीके यानी वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था, वैक्सीन किसने बनाया था, ठीक है, तो लुइस पास्चर, फ्रेडरिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या एडवर्ड जेनर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके बनाए थे। और लुइस पास्चर की बात करें तो इन्होंने किण्वन की खोज की थी, किण्वन की खोज की थी, किण्वन की खोज की थी। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फफूंद से पेनिसिलिन, फफूंद से पेनिसिलिन बनाया था। दोस्तों स्तंभका का स्तंभका से सही मिलान कीजिए। तो सिरका, संतरा, इमली, खट्टा दूध, इधर टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। तो चलिए मिलाते हैं। कल मैंने आपको बताया था दही लैक्टिक अम्ल होता है, यहाँ खट्टा दूध की बात हो रही है, तो ये आपका लैक्टिक अम्ल से मिल जाएगा। संतरा नींबू की मैंने बात की थी, सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल, तो ये इससे मिल जाएगा। बचा आपका सिरका, ये भी कल मैंने बता दिया था एसिटिक अम्ल होता है। इमली बची, अब ये आपको क्या हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, डेंगू रोग के वायरस का वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर या एडीज मच्छर या मक्खी या मलेरिया परजीवी मच्छर। अर्थात डेंगू रोग जो होता है हमें किस मच्छर के काटने से होता है, तो उसका सही उत्तर है दोस्तों बी, एडीज मच्छर के काटने से हमें डेंगू रोग होता है। और मादा एनाफिलीज के मच्छर के काटने से हमको मलेरिया रोग होता है। इसके काटने से कौन सा होता है, मलेरिया परजीवी रोग होता है, मलेरिया परजीवी। और मक्खी क्या होता है दोस्तों, ये संचरणीय रोगों को फैलाने में बहुत आगे होता है। क्वेश्चन और आखिरी 20वां क्वेश्चन दोस्तों, वर्षा की बूंदें नीचे गिरते समय गोल की आकृति में गिरती है। जब वर्षा होती है तो उसकी बूंद आपने देखा होगा कि गोल गोल आकृति में टिप टिप नीचे जो गिरती है, उसका कारण क्या है, दाब के कारण या ताप के कारण या गतिज के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण। सही उत्तर है डी दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। दोस्तों अगर आज का आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और 16 लाख से ज़्यादा लोगों ने पेड में आवेदन किया है, तो कम से कम दोस्तों हम इस वीडियो को आप कम से कम 1 लाख लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो इसको देख सकें और उनको पेपर देने में सहयोग मिल सके। धन्यवाद।